कोई सवाल पूछना हो किसी बच्चे ने, किसी की जरूरत हो सवाल पूछने की। बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें हम? हाँ, अभी पक्के ही नहीं किए। मिलने में लाने क्या, उन्हें देने ही नहीं, उन्हें चेक ही नहीं उन्हें बेचारे को। आप जवाब से चेक कर लें अपना बट टेस्ट, जवाब से चेक कर लें। वो बेचारा बड़े अरसे बाद ये बच्चा आया है, वो सोल्यूशन भी उससे नहीं बनते, कई दफा भूल गया बॉस। तो वो पिछले टेस्ट का भी नहीं आया। पिछला टेस्ट कौन सा था? चलो भाई, हाँ जी, हमने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करनी है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बेटा हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। जी, हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। जी बेटा, डिसीजन मेकिंग में हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं और उसमें पहला टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है, ये डिसीजन मेकिंग की बेसिक्स भी है। यानी कोई बच्चा अगर ये टॉपिक ना पढ़े तो उसको डिसीजन मेकिंग नहीं आएगी, या वो डिसीजन मेकिंग करेगा तो गलत करेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग की बेसिक्स भी है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म डिसीजंस। शॉर्ट टर्म डिसीजंस, ठीक है, ये आई कैप की बुक में सेपरेट चैप्टर है। दूसरा मेन टॉपिक है शॉर्ट टर्म डिसीजंस। अब वो जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस है, अल्हम्दुलिल्लाह, शॉर्ट टर्म डिसीजंस जो है बेटा, ये 1 साल तक के डिसीजंस हैं। 1 साल तक का टाइम पीरियड होगा। ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं, इनमें आगे से फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन से डिसीजन है? तो इसमें पहला डिसीजन है, उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। यानी आप ये कोई 4-5 छोटे छोटे डिसीजन है। जब आप ये डिसीजन पढ़ेंगे तो एक्चुअली आप जो चैप्टर कवर कर रहे हैं उसका नाम है शॉर्ट टर्म डिसीजंस। तो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में ये होता है कि इदारा लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपनी प्रोडक्शन प्लान करता है कि हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बनाएं। उसके बाद एक डिसीजन है, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग डिसीजन या मेक और बाय डिसीजन। आउटसोर्सिंग डिसीजन या मेक और बाय डिसीजन, इदारा खुद बनाए चीज को या बाजार से परचेज करे, ये फैसला किया जाता है। उसके बाद एक डिसीजन है, उसका नाम है फर्दर प्रोसेसिंग। क्या नाम है? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। और आखिर में एक है, उसका नाम है शट डाउन डिसीजन।
लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, आउटसोर्सिंग डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग और उसके बाद है शट डाउन। ये 4 डिसीजन हैं। आई कैप में जो पेपर में सवाल आएगा वो या तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल में से आएगा या इन शॉर्ट टर्म डिसीजन में से आता है। माजी ट्रेंड तो यही है, या रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल में से क्वेश्चन आएगा या रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल को यूज करते हुए ये डिसीजन है। इनमें भी रेलेवेंट कॉस्टिंग है, इन तमाम डिसीजंस में भी रेलेवेंट कॉस्टिंग है। तो इसमें से या इसमें से एक क्वेश्चन बनता है लाजमी, लाजमी और एन में, या इसमें से बनेगा या इसमें से बनेगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है उसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये भी डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। ये सारे आई कैप की किताब में एक सेपरेट चैप्टर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और उसके बाद आखिरी चैप्टर है ब्रेक इवन या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो इन दोनों में से भी कम से कम एक सवाल या दो भी बन सकते हैं। तो कम से कम डिसीजन मेकिंग में से 2 सवाल, ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। कम से कम 2 सवाल और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग या शॉर्ट टर्म डिसीजन, दूसरा क्वेश्चन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तीसरा ब्रेक इवन या कॉस्ट सीवीपी एनालिसिस का चैप्टर है। ये क्यूएम वाला ही ब्रेक इवन है, तो थोड़ा डिटेल है। ठीक है, टोटल मैक्सिमम कितने सवाल आ सकते हैं? 3 और मिनिमम 2। आई कैप की किताब के मुताबिक ये आपकी किताब के 4 चैप्टर लैदा हैं और ये 4 चैप्टर करने के बाद आप कम से कम 2 से 3 सवाल कर सकते हैं और इसमें एक आधा सवाल 18, 19, 20 नंबर का भी हो सकता है। तो आप समझ लें आपके पेपर का, मैं समझता हूँ 30 से 35 नंबर का पेपर इसमें से कवर हो सकता है। 30 से 35 नंबर का पेपर। अगर हम पिछली दफा का पेपर जो है उसका ऑडिट करें तो हमें अभी पता चल जाएगा कि पिछली दफा जो क्वेश्चन आए हैं वो किन टॉपिक्स में से आए हैं और कितने मार्क्स का पेपर इसमें से बना है एरिया में से। तो पिछली दफा का जो स्प्रिंग 2022 का पेपर है, जो कि ये पहली अटेम्प्ट थी, वो आ जाए करो लड़की, पूछने की क्या जरूरत है। ये कौन सी को 7वीं 8वीं क्लास चल रही है, आप बड़ी हो गई हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन जो आया था लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में जो पहला क्वेश्चन आया था ये वाला, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। ये क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक का है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। ठीक है, यानी जो पेपर में लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन 1 आया वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का था। तो एमजीटी मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितने मार्क्स का था? 8 नंबर का। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है वो छोड़ दे, वो टारगेट का था। तीसरा क्वेश्चन जो था ये लेबर के चैप्टर का था। चौथा क्वेश्चन जो था वो सीवीपी का था। क्वेश्चन नंबर 4 सीवीपी एनालिसिस ब्रेक इवन का या सीवीपी एनालिसिस का सवाल था और वो था 10 नंबर का। ठीक है, 2 सवाल हो गए, एक इसमें से आ गया एक इसमें से आ गया। अब इन दोनों में से किसी एक में से आना, इन दोनों में से किसी एक में से मिलेगा अब हमें सवाल, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। देखते हैं जनाब। तो एफ है, छठा सवाल जो है वो वेरिएंस है। हाँ, ये जो 7वां सवाल है ये शट डाउन डिसीजन का था। 7वां सवाल जो था ये शट डाउन डिसीजन का था और यही ज्यादा आई कैप को आजकल पसंद है। यानी इनमें से अगर वो दे रहा है तो शट डाउन पे दे रहा है, बाकियों पे कम दे रहा है, एक एक सवाल पे दे रहा है। तो शट डाउन डिसीजन पे 20 नंबर का सवाल है। तो मेरे मुताबिक अगर ये देख रहे हैं शट डाउन के बाद आगे, हाँ ठीक है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है और प्रोसेस है। तो टोटल करें कितने मार्क्स का पेपर है? तो हमने कहा 30 से 35, आप 30 से 40 कर लो, चलो ठीक है। तो 30 से 40 नंबर का पेपर
इसी एक सेक्शन में से है। तो जिस बच्चे ने 30-38 में से अगर 22-25 नंबर लिए हैं तो वो पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा, वो फिर अगली अटेम्प्ट की तैयारी करे। ठीक है? देख रही है मेरी तरफ गौर से, है नहीं समझ आई? हमने कहा था 3 सवाल आ सकते हैं, ज्यादा आए तो 4 भी आ सकते हैं, मर्जी है उसकी, जितने मर्जी बनाए एग्जामिनर। लेकिन डिसीजन मेकिंग के बगैर आपका सब्जेक्ट बनता ही नहीं, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग आपके उसमें ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा सब्जेक्ट के, कि बच्चों को डिसीजन मेकिंग भी सिखानी है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी सिखानी है, और प्रोडक्शन कॉस्ट और रिपोर्ट्स की बेस पे मैं स्टूडेंट क्या ले सके, डिसीजन मेकिंग। तो बेटा ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके पूरे डिसीजन मेकिंग को शो कर रहा है, जिसमें कम से कम 2 सवाल आएंगे और ज्यादा से ज्यादा 3। इसके मध्य मुकाबले अगर हम मॉडल पेपर का एनालिसिस करें, तसल्ली भी तो करनी है ना, इसीलिए मैं इस पे 1 माह लगाता हूँ। अब मजबूरी आपकी क्लास में तो टाइम कम है, दूसरी क्लास में मैंने 1 जून को शुरू किया था डिसीजन मेकिंग, और अभी तक सिर्फ सीवीपी रह गया, आगे चल रहा है। तो 1 माह मैं इस पे लगाता हूँ डिसीजन मेकिंग पे पूरे पे। बाकी अब कुछ बच्चों को समझ आती है, कुछ को नहीं आती, वो अपनी अपनी अकल है। तो जनाब जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर में क्वेश्चन अगर देखे जाएं कि मॉडल पेपर में उसने क्या किया है, तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 वो ये रेलेवेंट कॉस्टिंग पे था, विद लर्निंग कर्व भी है बीच में, लर्निंग कर्व इसके साथ मिक्स होके आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 रेलेवेंट कॉस्टिंग पे था विद लर्निंग कर्व, 10 नंबर का मॉडल पेपर में। उसके बाद मॉडल पेपर में छठा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो सीवीपी पे है, सीवीपी मॉडल पेपर में, सीवीपी 10 नंबर का। अच्छा, उसके बाद 7वां सवाल प्रोसेस का है, 8वां सवाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, 8वां सवाल किसका है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, 8वां सवाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। और 7 और 6 मिला के टोटल हो गए 13 नंबर। नेक्स्ट आ जाए, तो और भी सवाल है? अच्छा जी, नहीं ये 7वां था, 8वां था मेरा ख्याल है, 8वां था सॉरी। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो फिर हाँ बस ठीक, टोटल कर लो कितना बनता है, और 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे भी 3। इसका मतलब है आई कैब अपने पैटर्न को फॉलो करता है, और ठीक है, इससे एक और अटैम्प्ट पीछे का एनालिसिस कर ले, ताकि हम इसको लक्कड़ पत्थर कर लें कि जनाब ऐसे ही ट्रेंड माजी में भी चलता रहा जब ये सेक्शन ए भी नहीं थे। जी जनाब, ये जो पहला सवाल था ये पुरानी कॉस्ट का सिलेबस है, तो उसके मुताबिक ये पहला सवाल भी अपने अंदर शट डाउन ही है, लेकिन वो जिस चैप्टर के साथ आया हुआ है वो चैप्टर खत्म हो गया हमारे स्कोप में, एनपीवी खत्म हो गया हुआ है, ये एमएफए में चला गया हुआ है। तो ये शट डाउन का सवाल है पूरा, समझ आ रहा है? शट डाउन का कौन सा है, कि प्रोडक्ट को बंद करें कि चलाएं, इसमें ये फैसला करना होता। तो फिलहाल चलो अगर हम इसको छोड़ दें, वैसे ही ऑटम 2021 में अगर मैं फिलहाल पहले क्वेश्चन को फिलहाल अभी छोड़ दूं, तो क्वेश्चन नंबर पहले के बाद जो हमारा दूसरा सवाल है वो लिमिटिंग फैक्टर के टॉपिक पर है। लिमिटिंग फैक्टर ये था, ये वाला, ये। तो लिमिटिंग फैक्टर पे कितने नंबर का सवाल है? 15 नंबर। उसके बाद वो 15 और 4 19, 19। डिसीजन मेकिंग में से लंबे लंबे सवाल आते थे, अब छोटे छोटे सवाल आएंगे। पहले सवाल काफी लंबे लेंथी है, मसला ये प्रैक्टिस हमारे पास यही है। ग्रीन लिमिटेड प्रोसेस का है, उसके बाद ये सीवीपी का है, क्वेश्चन 5 रेड लिमिटेड, ये कितने मार्क्स का है? 14 और 2 16। आगे जी, तो वो जो पहला सवाल है अगर वो भी शामिल कर लिया जाए तो वो डिसीजन मेकिंग प्लस एनपीवी एक चैप्टर होता था, वो मिलाकर आया हुआ है। वो 20 नंबर का सवाल है, चलो हम उसमें से 20 में से 12-15 नंबर काउंट कर लें। अगर 20 ही काउंट कर ले तो फिर तो ये बहुत ही ऊपर चला जाता है, चला जाता है ना।
लेकिन 3 सवाल आपको मिल रहे हैं, 3। हर अटेम्प्ट में कितने सवाल तकरीबन मिल रहे हैं? 3। वो तो 20 नंबर। अब मसला ये है कि वो सवाल क्योंकि एनपीवी के साथ है तो एनपीवी का सवाल लेंथी होता था। चले इसको हम खत्म कर रहे हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने जो शुरू करना है आज वो कौन सा टॉपिक है? रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल का टॉपिक हमने शुरू करना है, जो कि डिसीजन मेकिंग की बेसिक्स है। तो नॉर्मली मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग शुरू कराने से पहले एक अकाउंटेंट की अप्रोच में और एक डिसीजन मेकर की अप्रोच में क्या फर्क होता है वो पहले बताता हूँ, हालांकि ये किसी किताब में लिखा नहीं हुआ, वैसे ही बता रहा हूँ। अकाउंटेंट कैसे कैलकुलेशंस करता है और डिसीजन मेकर कैसे कैलकुलेशन करता है। जी, यानी आप अकाउंटेंट हैं, चाहे आप इंट्रो टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, FR1 पढ़ रहे हैं, या दूसरा कौन सा है, वो सब्जेक्ट आपको अकाउंटिंग सिखाते हैं या अकाउंटेंट बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट भी आपको अकाउंटिंग सिखाता है, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा है? डिसीजन मेकर बनाना चाह रहा है, फैसला साजी करनी है। तो याद रखें, जो अकाउंटेंट है और डिसीजन मेकर है, दोनों की जो ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन काउंट करने का तरीका कार है वो ये है। अकाउंटेंट जो होता है वो तमाम हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है या ट्रीट करता है। कौन सी हिस्टोरिकल से क्या बनाता है? पास्ट के ट्रांजैक्शन, पास्ट के इवेंट्स। डिसीजन मेकर हमेशा फ्यूचर का एस्टिमेटेड डाटा यूज करेंगे। हम इसमें डिसीजन मेकिंग में हमेशा फ्यूचर का एस्टिमेटेड डाटा यूज होगा, ये याद रखिएगा। हमेशा डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर का डाटा होगा और कौन सा होगा? एस्टिमेटेड। दूसरा फर्क, अकाउंटेंट की कोशिश होती है ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाए, यानी कोई इनकम और कोई एक्सपेंस ना छोड़ा जाए, बल्कि ये ऑडिटर भी इंश्योर करता है। अकाउंटेंट के किए हुए काम को ऑडिटर भी यही चेक करता है। इसको वैसे बोलते हैं कंप्लीटनेस। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटेंट की कोशिश होती है तमाम ट्रांजैक्शन जो इनकम और एक्सपेंसेस किया वो रिकॉर्ड की जाए। डिसीजन मेकर कहता है नहीं, तमाम इनकम एक्सपेंस नहीं, रेलेवेंट इनकम और रेलेवेंट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना। रेलेवेंट इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपके डिसीजन की वजह से चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। और रेलेवेंट एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जो आपके डिसीजन की वजह से होंगी या चेंज होगी। ठीक है, रेलेवेंट इनकम। और यही हमें टॉपिक सिखाएगा रेलेवेंट कॉस्टिंग का कि भाई रेलेवेंट इनकम कौन सी होती है और रेलेवेंट, हमने सारे टॉपिक में यही सीखना है। रेलेवेंट इनकम कौन सी होती है, रेलेवेंट एक्सपेंस, रेलेवेंट इनकम कौन सी है, रेलेवेंट एक्सपेंसेस कौन सी। उसके बाद कॉस्टिंग की जो अप्रोच है, मार्जिनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उनमें से कौन सी अप्रोच इस्तेमाल होती है? तो दुनिया के तमाम अकाउंटेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए। लेकिन डिसीजन मेकिंग जितनी भी होगी वो किस बेस पर होगी? मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका मतलब है यहाँ पर वो फिक्स कॉस्ट अलहदा रखेंगे, लेंगे लेकिन अलहदा, वेरिएबल कॉस्ट सेल को अलहदा रख के कंट्रीब्यूशन को भी डील कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आती है, मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं आती। ठीक है, अच्छा जी। अगला है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। अकाउंटेंट जो होता है वो तमाम वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है जो कैश में पे होने वाले हैं, और नॉन कैश एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करता है। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं ना, कैश में पे होने वाले, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन कैश। दोनों नेचर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, उसकी कोशिश होती है सारा करे। लेकिन डिसीजन मेकर हमेशा वो एक्सपेंसेस काउंट करेगा जो कैश में पे होंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस को डिसीजन मेकर काउंट नहीं करेगा। अभी तक जो आपको गाइडेंस दिया उसके मुताबिक डिसीजन मेकर फ्यूचर का डाटा यूज करेगा, रेलेवेंट इनकम और एक्सपेंसेस को यूज करेगा। अगर वो इनकम स्टेटमेंट बनाएगा या कैलकुलेशंस करेगा तो किस प्रिंसिपल से? मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से। वो कौन से एक्सपेंसेस को कॉपी करेगा? जो कैश में पे होने वाले एक्सपेंसेस है। ठीक है, तमाम वो एक्सपेंसेस जो कैश में पे होंगे वो रिकॉर्ड करेगा। अगर किसी भी इनकम और एक्सपेंस में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब आप डिसीजन मेकर है, अब आप जहन में रखिएगा कि आपने
क्या नाम है, डिसीजन मेकर ने कैश वाले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा अकाउंटेंट जो है, सुन लें, अकाउंटेंट तमाम एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करता है और न्यू ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करता है। मसलन पुराना रेंट 50,000 है और 10,000 का इजाफी रेंट देना है, तो वो अकाउंटेंट क्या करेगा, 50,000 भी रिकॉर्ड करेगा और नया वाला 10 भी। टोटल कितनी रिकॉर्डिंग करेगा, 60,000। लेकिन डिसीजन मेकर हमेशा सिर्फ न्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, पुरानी वाली को नहीं देखता। वो कहता है पुरानी दफा मारो, हमारे फैसले की वजह से पुरानी वाली नहीं है। तो डिसीजन मेकर हमेशा न्यू ट्रांजेक्शन्स को, न्यू इवेंट्स को, न्यू चेंजेस को रिकॉर्ड करेगा। इवन किसी पुरानी कॉस्ट में भी कोई चेंज आ रहा है तो पुरानी कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा, चेंजेस को रिकॉर्ड करेगा। समझ आ रहा है? तो ये आपके अकाउंटेंट की और डिसीजन मेकर की अप्रोच में डिफरेंस है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि हम अकाउंटेंट की बाउंड्री से बाहर निकल के अब हम किसके तौर पे रोल प्ले करेंगे, डिसीजन मेकर के तौर पे। अब हम अपना प्रॉपर टॉपिक रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, इसको याद नहीं करना। वो जो याद करना है वो अब शुरू होने वाला है। जी बेटा। हाँ जी, डिफरेंस रिकॉर्ड या डिफरेंस दिया होगा, या अगर न्यू रकम और पुरानी रकम दी हुई है तो उसका डिफरेंस निकाल के वो रिकॉर्ड कर। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल का जो ये टॉपिक है, इसमें पेपर में सवाल 3 तरह से आ सकता है। अब आपने ये रट्टा लगाना है, ये जो मैं बता रहा हूँ रूल्स का रट्टा होना चाहिए आपको। चीज है, इसमें अगर आपको रूल याद नहीं होंगे और सवाल रीड करना नहीं आएगा तो आप में गोंगलू बच्चे हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के टॉपिक में क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। यानी आपको कितनी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, 3 रिक्वायरमेंट आ सकती हैं। कौन कौन सी पता है तुम्हें, याद है? नहीं, कापी नहीं देखनी, पुरानी कापी नहीं देखनी, याद है? हाँ भी याद है। चलो, हमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में से सवाल अगर आएगा तो 3 तरह से आ सकता है। तीनों नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक। मिसाल के तौर पर वो आपसे कहेगा, मिसाल दे रहा हूँ, कि कंपनी को एक स्पेशल ऑर्डर का मतलब होता है रूटीन का प्रोडक्ट काम नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर है जो एक दफा मिलना है, बाद में पता नहीं मिले, या इसको कहते हैं वन ऑफ ऑर्डर। क्या कहते हैं उसको? वो आपसे कहेगा कंपनी को एक स्पेशल ऑर्डर मिलने जा रहा है, मिला नहीं अभी, मिलने जा रहा है। तो कंपनी स्पेशल ऑर्डर लेने से पहले ये फैसला करना चाह रही है कि हमें स्पेशल ऑर्डर को अंडरटेक करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, या ये पहली टाइप है सवालों की। सारा सवाल दिया होगा, नीचे पूछा होगा एडवाइस करो कंपनी को ये स्पेशल ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। समझ आ रही है? स्पेशल ऑर्डर करना चाहिए कि, ये पहला टॉपिक है, इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहली टाइप के क्वेश्चन ये आ सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल वन ऑफ का मतलब होता है कभी कभार मिलने वाला, स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर। इसका सवाल आपको आ सकता है, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैसला करना है। तो अब ये फैसला करने के लिए जो आपकी अप्रोच होगी, जो आपका टेबल होगा, जो आपका फॉर्मेट होगा डिसीजन मेकिंग का, मैंने अभी आपको बताया था डिसीजन मेकर सारे इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है कि रेलेवेंट इनकम एक्सपेंसेस। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल इनकम स्टेटमेंट की तरह का शक्ल का बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट की तरह का, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की तरह, जिसमें आप हेडिंग देंगे ऊपर रेलेवेंट इनकम्स, रेलेवेंट इनकम। हर दफा मैं टेबल इसी तरह इसी शक्ल में बनाऊंगा जब भी फैसला करना होगा, रेलेवेंट इनकम और रेलेवेंट। अब ये आइटम्स आप अपनी कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। जब आप एक स्पेशल ऑर्डर करेंगे तो स्पेशल ऑर्डर में जो चीजें बना के बेचेंगे, पुराना रेवेन्यू रेलेवेंट नहीं होगा, स्पेशल ऑर्डर का रेवेन्यू हमारी इनकम होगी। तो आपने यहाँ पे लिखना होगा सेल रेवेन्यू ऑफ स्पेशल, और ये कैश में मिलेगा आपको,
पूरे टॉपिक में एजम्पशन है कि अगर आपको कुछ ना बताया जाए तो जो भी इनकम और एक्सपेंस है वो कैश में है। हाँ, नॉन कैश होगा तो क्लियर करेगा, बस यही एक इनकम है। स्पेशल ऑर्डर का क्या आएगा? और इनकम कोई नहीं है, बस सेल रेवेन्यू। स्पेशल ऑर्डर का बिजनेस का एग्जिस्टिंग रेवेन्यू नहीं लिखना, क्या लिखना है? तो इसका मतलब है आप 5,000 यूनिट बना के देने हैं, तो आप 5,000 यूनिट इंटू स्पेशल ऑर्डर में हम जितनी प्राइस पे बना के दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो आम प्राइस है वही हो, वो भी हो सकती है, प्राइस कम ज्यादा भी। उसके बाद यहाँ पर रेलेवेंट एक्सपेंसेस में अब आपकी सारी वो कॉस्ट आ जाएंगी जो हमने चैप्टर 1 में नहीं पढ़ी हुई थी, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है। मसलन हाँ, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट नहीं, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट। ये रेलेवेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है अभी, यही टॉपिक पढ़ना है अभी, तो बस एक फॉर्मेट छाप रहे हैं। मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, खाली कॉस्ट नहीं कह रहा, कौन सी कॉस्ट कह रहा हूँ? रेलेवेंट कॉस्ट। इसी तरह दूसरी होती है लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। तीसरी किस चीज की होगी? वेरिएबल एफओएच की रेलेवेंट कॉस्ट। चौथी होती है फिक्स्ड एफओएच की रेलेवेंट कॉस्ट। उसके बाद अगर कोई आप नॉन करंट एसेट यूज कर रहे हैं अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए, तो नॉन करंट एसेट को यूज करने की रेलेवेंट कॉस्ट, नॉन करंट एसेट को यूज करने की रेलेवेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं होगी, कुछ और होगा। वो किराए शराए पे कोई एसेट ले रहे हैं उसके लिए। एनसी का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट, या कोई भी अदर रेलेवेंट कॉस्ट जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया, नहीं वो नहीं आएगी। अदर रेलेवेंट कॉस्ट। अभी मैंने बात डेप्रिसिएशन से मुतालिक रूल पूरा नहीं बताया, फिलहाल अभी आप जेहन में रखें कि डेप्रिसिएशन के मुतालिक रूल पूरा नहीं बताया, लेकिन आनी नहीं है। अब ये आपने किस्म की ना इनकम माइनस क्या किया हुआ है? एक्सपेंसेस। इस सारे टेबल को प्लस माइनस करके जवाब पॉजिटिव आ सकता है। ये जो आता है इसको कहते हैं नेट रिजल्ट, या नेट प्रॉफिट लॉस भी कह सकते हैं। नेट रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेट रिजल्ट क्या आ सकता है? नेगेटिव भी। अगर किसी भी डिसीजन मेकिंग के टेबल, या इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग टेबल, क्या कहते हैं इसको? इस टेबल का, ये टेबल हमने याद रखें, ये टेबल ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले बनाना है कि बाद में? ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले बनाना है बाद में? ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले ये कैलकुलेशन हो रही है, और अजम्पशन यही है कि हम ऑर्डर करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन याद रखें ये हमेशा डिसीजन मेकिंग एक्शन से पहले होती है। स्पेशल ऑर्डर करने के बाद अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आप गुंगलू हैं। यानी फैसला काम ਤੁਸੀਂ पहले कर लिया है, फैसला ਤੁਸੀਂ बाद कर रहे हो हैं। यानी आपने घर पहले खरीद लिया है, अब आप फैसला कर रहे हैं कि घर कहाँ लेना चाहिए। उठी कौन हो ना? यानी घर पहले ले लिया, फैसला आप कर रहे हैं डिफेंस में लें या बैरिकेड। वो पहले तो पहले सोचना सी, नहीं समझ आ रही? डिसीजन मेकिंग हमेशा एक्शन से, और एक्शन क्या है? ऑर्डर एक्सेप्ट करें। ऑर्डर अगर आपने कर लिया तो फिर तो मकसद ही खत्म हो गया कि एक्सेप्ट करें, वो पाए तो कर लिया। लेकिन अगर आपने अभी नहीं किया, करने से पहले आप सोच सकते हैं कि करें या, तो याद रखें ये ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले, या ऑर्डर को सॉरी परफॉर्म करने से पहले ये डिसीजन मेकिंग होगी। और इस टेबल की सारी कैलकुलेशन इस अजम्पशन पे होगी कि हमने करना है करना है करना है करना है। वो तो बाद में पता चलेगा कि यार ये तो टेबल का रिजल्ट जो है ये तो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आने का मतलब है जो आप कह रहे थे हमने करना है करना है करना है ऑर्डर, तो अब आपको ये ऑर्डर अल्टीमेटली फैसला होगा कि नहीं करना। तो अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव नेट रिजल्ट आएगा, तो आपको क्या करना है? आपको अपना स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट द वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वाइस वर्सा आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना है? रिजेक्ट। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है खर्चे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, आमदन कम आ रही है, रिजेक्ट द, तो आप नीचे एक फिक्रा लिखेंगे, उस फिक्रे को कहते हैं डिसीजन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको? आप लिखेंगे कंपनी शुड अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट, कंपनी शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। जी जनाब, बात समझ आ रही है? ये पहली टाइप के क्वेश्चन होंगे। इनमें असल में तो आपने सीखना यही है कि मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर की, ये कैसे निकालते हैं,
ये कैसे रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं यही सीखना है हमने चैप्टर में, बाकी तो कुछ भी नहीं है। टेबल में उठा के लिखना सबको आता है। अब अगर आपको टेबल नहीं बनाना आ रहा तो फिर आपको ये फॉर्मेट याद नहीं है। पहली तरह के ये सवाल आ सकते हैं आपको, मैं पहले दिन ही बता रहा हूँ किस तरह सवाल आ सकता है, ताकि जैसा सवाल हो वैसा फॉर्मेट बना लें। अब आपको ये फॉर्मेट याद करना है और इसके अंदर इनके रूल्स भी होंगे अपने। नेक्स्ट आ जाए, दूसरी तरह का सवाल क्या आ सकता है? दूसरी तरह का सवाल आ सकता है कि वो आपसे कहेगा कि स्पेशल ऑर्डर की बिड प्राइस निकालें या सेल प्राइस निकालें। बिड प्राइस ऑफ स्पेशल ऑर्डर बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो मांगेगा कैलकुलेट बिड प्राइस बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। बिड प्राइस किसे कहते हैं? ये दूसरी तरह का सवाल है। अब वो फैसला नहीं मांग रहा, अब वो कह रहा है बिड प्राइस निकालो। बिड प्राइस से क्या मुराद है? सेल प्राइस निकालनी है, ठीक है। बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। क्लियर कहेगा रेलेवेंट कॉस्टिंग, नहीं कहेगा तो फिर वो बिड प्राइस ही काम सेल प्राइस है, जैसे आप पहले निकालते रहे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। पता नहीं अगर आपने कहीं निकाली, हमने वैसे कहीं निकाली नहीं बिड प्राइस सेल प्राइस, कहीं निकाली हमने कहीं? हाँ, टारगेट कॉस्टिंग में। चलो, तो बिड प्राइस याद रखिएगा। बिड प्राइस किसको कहते हैं? सेल प्राइस को कहते हैं। और रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल की बेस पे अगर आपने बिड प्राइस निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? तो ये एक्चुअली इसमें भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही होना होता है, लेकिन वो कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट लेनी होती है। क्या लेनी होती है? तो अगर वो आपसे बिड प्राइस ऑफ स्पेशल ऑर्डर मांग ले तो आपने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट करें जी, कॉपी सारी वही। बट इसमें वो टेबल में रेलेवेंट इनकम एक्सपेंस की हेडिंग नहीं देनी। मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, सारी रेलेवेंट कॉस्ट ले लेनी है, ऐड कर लेनी है। लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच की रेलेवेंट कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच की रेलेवेंट कॉस्ट, कोई भी नॉन करंट एसेट अगर आप यूज कर रहे हैं उसकी कोई भी रेलेवेंट कॉस्ट, या कोई भी अदर, कोई सेलिंग मार्केटिंग एडमिन कोई भी हो सकती है अदर रेलेवेंट कॉस्ट। तमाम रेलेवेंट कॉस्ट जमा करनी है आपने, तो ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल। फिर इसमें आप प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो जब आप प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो ये जो जवाब आएगा ये बिड प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो वो बिड प्राइस मांगेगा, फिर आपसे कहेगा प्राइस। इसमें फैसला नहीं करना होगा, इसमें प्राइस निकाल के दिखानी है बस। डिसीजन मेकिंग नहीं है इसमें, लेकिन इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल के ऊपर इस्तेमाल होंगे ऊपर। तो ढांचा चेंज हो गया। ये चीज कॉमन थी इधर भी और इधर भी। जैसे यहाँ पे रूल होंगे वैसे यहाँ पे भी रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो बिड प्राइस किसे कहते हैं? सेल प्राइस को। आगे चलें, नेक्स्ट। तीसरी रिक्वायरमेंट वो आपसे मांग सकता है मिनिमम प्राइस निकालें। मिनिमम प्राइस या लोएस्ट बिड प्राइस निकालें। लोएस्ट बिड प्राइस ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिनिमम प्राइस या क्या निकालें? लोएस्ट बिड प्राइस निकालें। यानी आप किसी कस्टमर से कम कितने पैसे लेना चाहेंगे। मिनिमम प्राइस या बिड प्राइस जी। लोएस्ट बिड प्राइस, आप किसी कस्टमर से कम कितने पैसे लेना चाहेंगे स्पेशल ऑर्डर को करने के लिए। ये कैलकुलेशन भी आप अपने लिए करते हैं। और उसको करने से पहले क्या नाम है, किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले या कस्टमर को प्राइस कोड करने से पहले आप ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें इस कस्टमर से कम कितने पैसे लेने चाहिए। आप इतने भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ये कंपनी की मर्जी होगी। तो लोएस्ट बिड प्राइस या मिनिमम प्राइस, ठीक है। समझ आ रही है?
तो कोई भी बिजनेसमैन जब भी किसी कस्टमर से कम पैसे देखेगा लेने के लिए, तो कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो कॉस्ट है उससे कम पैसे नहीं लेना चाहेगा। किससे कम पैसे नहीं लेना चाहेगा? मिसाल के तौर पर मेरा खर्चा किसी ऑर्डर को करने पर अगर 200 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो मेरी कम से कम कोशिश होगी मुझे कितने पैसे मिल जाए, कटो कट मिलन मिलन तो कितने मिले, 200 रुपया तो मिलना चाहिए। लेकिन 200 से ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, 200 से ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट है। लेकिन अगर कम से कम देखा जाए तो मुझे कितने लेने चाहिए? 200 रुपए। तो ये जो मिनिमम प्राइस है ना, तो मिनिमम प्राइस का इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आपने टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकाल के दिखानी है बस। कि कोई भी बिजनेसमैन अपने स्पेशल ऑर्डर को करने के लिए कम से कम कितने पैसे लेना चाहेगा, तो वो कम से कम पैसे रेलेवेंट कॉस्ट से ज्यादा और रेलेवेंट कॉस्ट से कम। सारा यही टेबल आपने बनाना है, ये जो अभी आपने बनाया नहीं है टेबल, यही वाला सारा टेबल बनाना है मिनिमम प्राइस में। लेकिन लेकिन उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करना। क्या ऐड नहीं करना? प्रॉफिट ऐड नहीं करना। तो ये जो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आएगी यही आपकी मिनिमम प्राइस होगी, मिनिमम बिड प्राइस या लोएस्ट बिड प्राइस। यानी बिजनेसमैन कम से कम पैसे ले तो इतने लेने चाहिए। अब बच्चों को ये फर्क याद नहीं रहता, ये मैंने आज बता दिया है। रिक्वायरमेंट में आएगा तो आप प्रॉफिट भी दिया होगा, आप ऐड कर ही जाएंगे, बाद में परेशान होंगे सर प्रॉफिट क्यों ऐड किया, पहले तो आप प्रॉफिट ऐड करते थे। सादी बिड प्राइस हो तो प्रॉफिट ऐड करना है, मिनिमम बिड प्राइस हो लोएस्ट प्राइस हो फिर आपने प्रॉफिट ऐड। दोनों में क्या फर्क है? एक में बिड प्राइस लिखा हुआ है, एक में क्या लिखा हुआ है? मिनिमम प्राइस या लोएस्ट बिड प्राइस। नहीं समझ आ रही? और ठीक है, किस में प्रॉफिट ऐड नहीं करना? लोएस्ट बिड प्राइस पे प्रॉफिट ऐड नहीं करना। और जो सिंपल बिड प्राइस है उसमें प्रॉफिट ऐड करना है। तो तीन तरह से सवाल आ सकता है, तीनों तरह के सवाल में आपको ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ये सब लिखना पड़ेगा। तो अब हमें रूल रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल चाहिए होंगे कि मटेरियल लेबर के ये वो। आ जाए जरा, अब हम रूल्स की तरफ आ रहे हैं। ये तो सवाल जिस तरह आ सकता है वो तीनों मैंने आपको फॉर्मेट्स बता दिए, तीनों में से किसी एक स्टाइल का क्वेश्चन पेपर में आएगा। हाँ जी, ये सवाल बताएं किस कैटेगरी में से है या किस तरह का सवाल है। फर्स्ट वाला है। अब आपके ज़हन में फॉर्मेट आ जाना चाहिए, ठीक है। हमें कैसे पता चला ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का फैसला मांगा हुआ है, बताओ ऑर्डर करें या ना करें। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग से डिसीजन मेकिंग होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के बगैर डिसीजन मेकिंग हो। तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, वो कुछ और होगा। डिसीजन मेकिंग हमेशा किस मेथड से होगी? पता चल रहा है? क्लियर पता चल रहा है? अच्छा, एक आधा सवाल और देख लेते हैं। हाँ हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी ठीक है, क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। वैसे तो इस सवाल में प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर होता तो देता जरूर, ताकि बच्चे तंग होते। लेकिन आपका आई क्या बच्चा है, वो नहीं दे रहा। ठीक है, कितने नंबर का सवाल है? और बड़ा अच्छा सवाल है, देखो कितना बड़ा सवाल। अच्छा सवाल है। ये जो अभी मैंने सवाल दिखाया था ये उसी का एडवांस वर्जन है। जो अभी थोड़ी देर पहले ऑटम 17 का दिखाया, ये ऑटम स्प्रिंग 20 का है। ठीक है, देखो, जब तक आप सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के उसको पहचानेंगे नहीं तो आप सवाल को इधर उधर गलत मत डील करेंगे। जब गलत मत डील करेंगे तो बाद में कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो फिर अगली दफा आएंगे। ये ना बोला करो।
तौबा इस्तग़फ़ार, या अल्लाह ना करें, ऐसे ना करें। लेकिन वो बच्चा खुद ही करता है ना, जो भी करता है बच्चा खुद ही करता है। आई क्या बेचारा तो बड़ा मासूम है। वो कहते ने आई कैप सर लगता है आई कैप दे नाल है, साडे नाल नहीं है सवाल। अच्छा जी, ये सवाल पढ़ के बताएं जनाब, ये किस कैटेगरी का है? ये किस कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का है जी? गलत। इसमें कहीं लिखा हुआ रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग? लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? बिड अमाउंट या बिड प्राइस के साथ क्या लिखा हुआ है? बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो ये नहीं, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल ही नहीं, ये आम सवाल है। आम सवाल है, बस आपने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना है, इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं है। यहाँ पे लफ्ज लिखा होना चाहिए बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, या उसकी कोई टर्म इस्तेमाल होगी, तो ये सवाल ही नहीं है रेलेवेंट कॉस्टिंग का। जो भी है लर्निंग कर्व का, जिसका भी है मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे देख के, इस सवाल को देख के बच्चे फटाफट कहते हैं ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का है। और नहीं यार, हर सवाल जिसमें बिड प्राइस लिखा हो रेलेवेंट कॉस्टिंग का नहीं है। तो सही जगह पे सही जगह रूल लगाना है, आपकी मेहरबानी। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल कंप्यूट द बिड अमाउंट, फिर ठीक है, फिर आप सही है, फिर आप ठीक है। नहीं समझ आ रही? अब इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग लगाए बगैर, ये हमने किया था क्लास में 2019 का सवाल, तो अगर ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का होता तो मैं तब ना बता देता। तो ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं है। हाल इसमें भी कंट्रीब्यूशन ये वो लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल नहीं है, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल नहीं है जोनो। चलो आगे चलिए, पढ़िए। उसी कहना सर सर सवाल था, ऑडिट करी जा रहे हैं जी। आइए जरा, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, जर्नल डेफिनेशन रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट एक्सपेंस की जर्नल डेफिनेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? हर कॉस्ट जिसमें 3 खूबियां पाई जाए, हर वो खर्चा जिसमें 3 खूबियां पाई जाए वो रेलेवेंट एक्सपेंस है। हर वो खर्चा जिसमें 3 खूबियां पाई जाए, अभी मैं 2 खूबियां में से ऊपर बताया हूँ। हाँ जी, हर वो खर्चा जिसमें ये 3 खूबियां पाई जाए वो रेलेवेंट होता है। सबसे पहली खूबी, रेलेवेंट खर्चा फ्यूचर में देना होता है, वो फ्यूचर का खर्चा होता है, फ्यूचर की कॉस्ट होती है, माजी में देने वाला खर्चा नहीं होता। दूसरा, कैश में पे होने वाला एक्सपेंस होता है, ठीक है? कोई भी ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में देना हो, कैश में देना हो। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यू टू डिसीजन देना हो, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन। डिसीजन इंप्लीमेंट हो तो देना पड़े, डिसीजन इंप्लीमेंट ना हो मुस्तकबिल में तो ना देना पड़े, ये डिसीजन की वजह से हो। बाद ऐसे खर्चे भी होते हैं जो डिसीजन की वजह से नहीं बल्कि होने ही होने लगते हैं, वो नहीं देते। तमाम रेलेवेंट कॉस्ट वो होती हैं जो फ्यूचर की हों, कैश में देने वाली हों और ड्यू टू डिसीजन हो। एक भी खूबी मिस होगी, एक भी खूबी मिस होगी, तीनों तीनों फिक्स है, तीनों मस्ट क्राइटेरिया, मस्ट। तीनों में से एक भी मिस हो जाए तो वो कॉस्ट रेलेवेंट की कैटेगरी से बाहर, और अगर वो रेलेवेंट से बाहर तो हमारी टेबल से भी बाहर हो। टेबल की कैलकुलेशन में ये जो हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के टेबल बनाते हैं उसमें वो कॉस्ट नहीं आएगी। इज इट क्लियर? हर वो कॉस्ट जिसमें कितनी खूबियां हो, फ्यूचर की कॉस्ट हो, और भी खूबियां हैं, और भी है, लेकिन बेसिक 3 बेसिक खूबियां। नंबर 1, फ्यूचर का खर्चा हो, कैश में देना हो और डिसीजन की वजह से देना हो। तो अगर आपसे को पूछे रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? एनी कॉस्ट या एनी एक्सपेंस दैट विल बी पेड इन द फ्यूचर in the form of cash due to implementation of a particular। इन 3 से बना ले, कोई मसला नहीं, वो पूछ सकता है रेलेवेंट कॉस्ट को डिफाइन करें। थ्योरी भी आ सकती है हमें, लेकिन वो थ्योरी हमारी रट्टे से कम, हमारे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा अल्फाज में लिख सकते हैं। तो एनी कॉस्ट that will be paid in future in the form of cash due to implementation of a particular। अच्छा, तो रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन के बाद रेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स। ये कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो हमेशा रेलेवेंट होंगी और इनमें भी ये खूबियां पाई जाती हैं सारी। टाइप्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, और इधर से टाइप्स ऑफ इररेलेवेंट कॉस्ट। ये आपको डेफिनेशन भी आ सकती हैं और ये आपको पेपर में रीजन भी पूछ सकता है। तो रीजन पूछे ना, बताओ ये कॉस्ट रेलेवेंट क्यों है, तो रीजन लिखने में भी ये इस्तेमाल होती हैं।
4 कॉस्ट ऐसी हैं जो रेलेवेंट हैं, 4 कॉस्ट ऐसी हैं जो इररेलेवेंट हमेशा। तो एवरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी रेलेवेंट, every incremental cost will be relevant, every avoidable cost will be relevant, every avoidable cost will be relevant item, every differential cost will be relevant item, और every opportunity cost will be relevant item। इकोनॉमिक्स की एग्जामिशन वालों को नहीं पता होगा, बाकियों को पता होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है जी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, और चौथी कौन सी है, ये कॉस्ट भी रेलेवेंट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से बढ़ जाए फ्यूचर में और आपको इजाफी कैश देना पड़े। वही 3 खूबियां ऊपर वाली हैं। खर्चा पहले भी होता है, पुराना खर्चा रेलेवेंट नहीं है। जितना इजाफी खर्चा देंगे ना, इजाफी फ्यूचर में देना पड़े, कैश में देना पड़े और किसकी वजह से देना पड़े, तो एडिशनल अमाउंट रेलेवेंट होती है। समझ आ गई? इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू डिसीजन। एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू, मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी 15 सुपरवाइजर्स के साथ काम कर रही है और 15 सुपरवाइजर को साल की एनुअल फिक्स सैलरी दे रही है, वो रेलेवेंट नहीं है। आप एक नया सुपरवाइजर रखेंगे किसी डिसीजन के लिए, जो भी काम करना है, एक नया सुपरवाइजर रखेंगे, तो वो जो नया सुपरवाइजर होगा उसकी सैलरी जो होगी वो क्या होगी, वो रेलेवेंट होगी, क्योंकि वो हमें एडिशनल पड़ रहा है। पहले 15 सुपरवाइजर थे, जो 16वां सुपरवाइजर आएगा डिसीजन की वजह से, आपको खुद ही रख लिया आपने, वैसे ही अपनी मर्जी से, डिसीजन था ही कोई नहीं, फिर नहीं, कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसकी वजह से आपको नया सुपरवाइजर रखना पड़ेगा अगर फ्यूचर में, तो वो जो नए सुपरवाइजर की कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीमेंटल या एडिशनल कॉस्ट है और वो रेलेवेंट होगी। अवॉइडेबल कॉस्ट होता है कि डिसीजन की वजह से किसी भी कॉस्ट में रिडक्शन आ जाए, किसी भी कॉस्ट में, या कोई भी कॉस्ट सेव हो जाए डिसीजन की वजह से। डिसीजन के इंप्लीमेंट होने की वजह से, डिसीजन के इंप्लीमेंट होने की वजह से आपकी कोई कॉस्ट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गई है, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट या सेविंग इन कॉस्ट। अब ये एक्सपेंस नहीं बनेगी, ये रेलेवेंट एक्सपेंस में नहीं आएगी। जो ये सेविंग होती है ना, सेविंग बेनिफिट वगैरह, ये रेलेवेंट इनकम के तौर पे आएगी, याद रखिएगा। ये ना कहें कि आप नाम मैंने अवॉइडेबल कॉस्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन ये अवॉइडेबल कॉस्ट जब मैं ऊपर टेबल में लिखूंगा ना, टेबल में अगर आएगी तो ये रेलेवेंट इनकम के तौर पे आएगी, रेलेवेंट बेनिफिट। तो अवॉइडेबल कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट इनकम बनेगी। ठीक है? डिसीजन की वजह से आपकी कोई भी कॉस्ट, डिसीजन की वजह से कोई भी कॉस्ट आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए। डिसीजन की वजह से कोई भी कॉस्ट अगर कम हो जाए, बढ़ जाए तो क्या है, बढ़ जाए तो क्या है, कम हो जाए तो, बढ़ जाए तो एडिशनल एक्सपेंस है, रेलेवेंट एक्सपेंस में आएगा, कम हो जाए तो वो रेलेवेंट इनकम के तौर पे आएगा। डिफरेंशियल कॉस्ट जो होती है उसका मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू डिसीजन। डिफरेंस से निकला ये लफ्ज। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू डिसीजन। अब ये अपने अंदर ना इन दोनों को कवर कर रही है, इसके अंदर इंक्रीमेंटल भी कवर हो जाती है और इसके अंदर अवॉइडेबल भी। ये अमेरिकन बुक्स में लिखी होती है, हमारी किताबों में मोस्टली इंक्रीमेंटल या अवॉइडेबल लिखा होगा, लेकिन अमेरिकन बुक्स में लिखा होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट दोनों को कवर करती है, इंक्रीमेंटल को भी। डिसीजन की वजह से कुछ कॉस्ट आपकी बढ़ रही होगी, कुछ कॉस्ट आपकी क्या हो रही होगी, उन दोनों को कलेक्टिवली अगर बोला जाए तो उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कह सकते हैं। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है डिसीजन की वजह से कोई भी कॉस्ट क्या हो जाए, तो चेंज के बाद वाली रकम रेलेवेंट नहीं है, चेंज रेलेवेंट है, जितना चेंज आ रहा है। 50,000 से 70 पे चली गई है तो चेंज कितना आया, तो वो जो 20,000 का इजाफा हुआ है, उस 20,000 को इंक्रीमेंटल भी कह सकते हैं, उसी 20,000 को आप क्या कह सकते हैं,
डिफरेंशियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपका खर्चा 70 से कम होकर 40 पे आ गया है, तो 30,000 जो खर्चे में कमी आई है डिसीजन की वजह से, वो अवॉइडेबल कॉस्ट भी है और वही, समझ आ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? डिसीजन की वजह से आपको फ्यूचर का कोई भी कैश बेनिफिट सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। फ्यूचर कैश बेनिफिट, फ्यूचर कैश बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू डिसीजन। डिसीजन की वजह से मुस्तकबिल में मिलने वाला कोई भी बेनिफिट सेक्रीफाइस करना पड़े। इकोनॉमिक्स वाली डेफिनेशन को हम नहीं मानते, लिया हमने इकोनॉमिक्स से ही है, हमारी अपनी एक ऑपरेशनल डेफिनेशन है जो सवालों पे अप्लाई होगी। फ्यूचर कैश बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू डिसीजन की वजह से कोई भी ऐसा बेनिफिट जो आपको कैश में मिलना था आपके हाथ से जाया चला गया, डिसीजन की वजह से जाया हुआ है, ऐसे बेनिफिट फॉरगॉन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बेनिफिट, बेनिफिट रिसीव या बेनिफिट फॉरगॉन? बेनिफिट फॉरगॉन, और वो बेनिफिट भी कैश में मिलना था। इसको आप फ्यूचर कैश इनकम भी कह सकते हैं। फ्यूचर कैश इनकम फॉरगॉन ड्यू टू डिसीजन। इसके एग्जांपल्स लिख लेंगे आप। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास मोटी मोटी एग्जांपल जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मोटी मोटी एग्जांपल, और ये आपको रट्टा लगानी है। रेंटल इनकम फॉरगॉन क्या है? रेंटल इनकम फॉरगॉन। स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पता ना आपको? कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। ये मोटी मोटी 3 मिसालें हैं जिससे आपका और भी हो सकता है कोई भी बेनिफिट। ये 3 से वास्ता ज्यादातर पड़ेगा आपका। रेंटल इनकम फॉरगॉन, स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन, और तीसरा क्या है? कंट्रीब्यूशन। रेंटल इनकम फॉरगॉन क्या होगी? वो आपसे ये कहेगा हमारी एक प्रेमिसेस है जो हमने किराए पे दिए हुए हैं, मुस्तकबिल में आपको उससे किराया मिलना था। मुस्तकबिल में आपको उससे क्या मिलना है? किराया। लेकिन आपने वो जगह खाली करा ली किराएदार से इसलिए ताकि वहां पे अपना कोई स्पेशल ऑर्डर या वो कोई काम कर सके। समझ आ रही है? किसी भी स्पेशल ऑर्डर की वजह से आप कोई अपनी किराए पे दी हुई जगह वापस किराएदार से ले ले, तो जितना मुस्तकबिल में किराया इनकम मिलनी थी वो अब नहीं मिल पाएगी। समझ आ रही है बेटा? रेंटल इनकम फॉरगॉन। स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन समझाओ क्या होगा? आपने अपना कोई मटेरियल, आपने अपना कोई मशीन, अपना कोई एसेट बेचना था कबाड़िए को, स्क्रैप करना था। आपने स्क्रैप करने की बजाय स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लिया, वो स्क्रैप नहीं होगा, अब वो कबाड़िए को नहीं बिक सकेगा। ठीक है? या बिकेगा तो कम वैल्यू पे बिकेगा। पहले वो बिकना था 20,000 का, अब वो बिकेगा 5,000 रुपए का। तो कितनी के कबाड़िए को वैल्यू कितनी गई? आपको पैसे 20 मिलने थे, 20 मिलने थे, लेकिन स्पेशल ऑर्डर पे यूज करने के बाद अब सिर्फ 5 मिलेंगे। तो कितनी वैल्यू सेक्रीफाइस की आपने? 15,000। उसे कहेंगे स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन। नहीं समझ आ रही? उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, इसकी को बचा मिसाल दे। हाँ, आपकी किसी नए डिसीजन की वजह से, किसी नई प्रोडक्ट या नए फैसले से बिजनेस की किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सेल वॉल्यूम गिर जाता है। क्या गिर जाता है? तो जितना सेल वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स गिरेगा उसका हम कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन क्यों लेना है? क्योंकि बिजनेस की कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सेल वॉल्यूम गिर रहा होगा। 3 मिसालें मैंने ली हैं। जगह खाली करा ली आपने किराएदार से डिसीजन की वजह से, रेंटल इनकम फॉरगॉन। कोई भी एसेट आपने कबाड़ी को स्क्रैप करना था, वो स्क्रैप ना कर पाए या कम वैल्यू पे कर पाए, स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन। आपके बिजनेस की एग्जिस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की सेल वॉल्यूम गिर गया डिसीजन की वजह से, तो जितना सेल वॉल्यूम गिरेगा, वॉल्यूम तो रुपए नहीं होते, रुपए कंट्रीब्यूशन है। आपने उस वॉल्यूम के गिरने से क्या लेना है? उसका कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। क्या बात समझ आ रही है? कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन क्यों लेते हैं? सेल फॉरगॉन क्यों नहीं लिया हमने खाली? देखें जी, सुन लें। मिसाल के तौर पर हमारी एक प्रोडक्ट है जो हम 1000 यूनिट बेच रहे हैं 50 रुपए के हिसाब से। कितने आए?
50,000 का रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट्स की मिसाल के तौर पर 30 रुपए के हिसाब से कितनी है? 30,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ये क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन। जब आप डिसीजन इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कहता है आपका वॉल्यूम 1000 यूनिट्स की बजाय 800 यूनिट रह जाएगा। कितना रह जाएगा? अब 800 यूनिट्स की वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका जो नया सेल रेवेन्यू आएगा 800 यूनिट्स पे 50 रुपए के हिसाब से 40,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी टोटल? 800 यूनिट्स पे 30 के हिसाब से 24,000। समझ आइए? आपका जो वॉल्यूम था वो कितने परसेंट कम हुआ है? वॉल्यूम में कितने परसेंट कमी आई है बताओ? वॉल्यूम में 1000 से 800 पे चला गया तो कितने परसेंट कम हुआ है? वॉल्यूम 20% कम हुआ है। तो वॉल्यूम की वजह से सेल भी कम हुई, रेवेन्यू भी, वेरिएबल कॉस्ट भी कम हुई। तो आप देखें आपके कंट्रीब्यूशन में भी 20% की कमी, 20% ही कम हुआ है ना। 20,000 का 20% करो, 4,000 माइनस करके देखो 4,000 है, या 20,000 का 80% करो तो 16,000 ही आता है। नहीं बात समझ आई? वॉल्यूम के बढ़ने से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम के गिरने से, क्योंकि इंडिविजुअली सेल वेरिएबल कॉस्ट सारी चेंज हो रही है उससे, वॉल्यूम से दोनों चीजें हिट होती हैं। नहीं समझ आ रही? तो आपकी मर्जी है, अगर वॉल्यूम की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं ये दोनों अलग-अलग चेंजेस ले लो, या आपकी मर्जी है कि आप इनका नेट करके डायरेक्ट किस चीज की चेंज ले लो। अगर हम ये कंट्रीब्यूशन की चेंज ना लेना चाहते तो हम इस तरह लेते कि 50,000 का रेवेन्यू कम होके 40 रह गया तो 10,000 का रेवेन्यू में रिडक्शन है, रिडक्शन इन सेल रेवेन्यू। अगर हम अलग-अलग लेते तो रिडक्शन इन सेल रेवेन्यू। पहले हमारी वेरिएबल कॉस्ट 30,000 थी, अब कम होके कितनी रह गई वेरिएबल कॉस्ट? 24,000। तो 6,000 रुपए की हमारी क्या है? रिडक्शन। या तो नेट इफेक्ट तो उतना ही आना था ना। नहीं समझ आ रही? चाहे आप कंट्रीब्यूशन से चेंज ले लो, चाहे आप अकेली अकेली आइटम से ले लो, योर आंसर विल बी सेम, इम्पैक्ट विल बी सेम। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको समझा दी। किसी भी फ्यूचर बेनिफिट को सेक्रीफाइस करना पड़े डिसीजन की वजह से, वो फ्यूचर बेनिफिट रेंटल इनकम भी हो सकती है, स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है, या कंट्रीब्यूशन, वो बेनिफिट सेक्रीफाइस विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट है जो ऑलरेडी इदारा पे कर चुका है डिसीजन के इम्प्लीमेंट होने की वजह से, ऑलरेडी पेड। हर वो खर्चा जिसके साथ जो पास्ट टेंस में दिया होगा, जो आप पास्ट में अदा कर चुके हैं, इदारा हर वो खर्चा, चाहे वो डिसीजन से रिलेटेड ही क्यों ना हो, माजी में क्योंकि अदा किया था तो माजी की कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो। अगली कॉस्ट कौन सी है? कमिटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट के बाद अगली कौन सी है? कमिटेड कॉस्ट। तीसरी है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। जी, कमिटेड कॉस्ट क्या होती हैं? जो पहले से कमिट की हो। अब पहले से कमिट होने का क्या मतलब है? जिनका लीगल एग्रीमेंट पास्ट में हुआ था, तमाम वो कॉस्ट, तमाम वो कॉस्ट जिनकी पेमेंट फ्यूचर में होनी है, पेमेंट कैश में होनी है, लेकिन वो डिसीजन की वजह से नहीं होनी, बल्कि वो लीगल एग्रीमेंट पास्ट में था। कोई भी आपने लीगल एग्रीमेंट कब किया था? पास्ट में किया था, और उस एग्रीमेंट की वजह से आपको वो कॉस्ट देनी पड़ रही है, डिसीजन की वजह से नहीं। यानी एग्रीमेंट की वजह से आपको वो कॉस्ट देनी पड़ रही है, फ्यूचर में ही देनी है, कैश में ही देनी है, लेकिन एक चीज मिस हो गई इसमें, डिसीजन की वजह से नहीं देनी पड़ी बल्कि आपके किसी लीगल एग्रीमेंट की वजह से देनी पड़ रही है। तो ऐसी तमाम कॉस्ट जो आपके माजी के लीगल एग्रीमेंट की वजह से देनी पड़े, ऐसी कॉस्ट को कमिटेड कॉस्ट या प्रॉमिस्ड कॉस्ट कहते हैं। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड कॉस्ट।
हमने एक बिल्डिंग 10 साल के लिए किराए पे ली। कितने साल के लिए किराए पे ली? कितने साल के लिए किराए पे ली? एग्रीमेंट कितने साल का किया? 3 साल गुजर चुके हैं। कितने साल गुजर चुके हैं? वो जो 3 साल गुजर चुके हैं और आपने 3 साल का रेंट दे दिया, वो संक कॉस्ट है। जो अगले 7 साल का रेंट देना है, फ्यूचर में देना, कैश में देना, डिसीजन की वजह से नहीं देना, बल्कि वो आपने एग्रीमेंट की वजह से देना है। इसीलिए वो जो अगले 7 साल का रेंटल है ना, वो क्या है? कमिटेड कॉस्ट पिछले 3 साल का रेंटल। समझ आ गई? क्या फर्क है संक में और कमिटेड में? हाँ बच्ची शाबाश, बताओ। तो समझ नहीं है, गोलमोल बात कर गई हो। दोनों में फर्क क्या है? संक कॉस्ट में पे एग्रीमेंट भी पास में, पेमेंट भी पास में। कमिटेड में एग्रीमेंट तो पास में है, बट पेमेंट विल बी मेड, और पेमेंट भी कैश में होगी। मसला क्या है? डिसीजन की वजह से नहीं पेमेंट हो रही, डिसीजन की वजह से हो रही होती तो ये रेलेवेंट होती, ये एग्रीमेंट की वजह से पेमेंट हो रही है। समझ आ रही है? आपने एक सुपरवाइजर को हायर किया हुआ है और उसकी एनुअल फिक्स सैलरी जो है, एनुअल सैलरी वो 20,000 रुपए, 20,000 तो नहीं होगी, 25 लाख रुपए है। एनुअल सैलरी कितनी है? आप उसे कहते हैं हम आपको एनुअल सैलरी 25 लाख देंगे और हर साल 10% इंक्रीमेंट कर लेंगे। अब आपने ये एग्रीमेंट कर लिया, चाहे वो आप उससे कोई स्पेशल ऑर्डर कराएं या ना कराएं, वो जो फिक्स सैलरी का आपने एग्रीमेंट किया हुआ है सुपरवाइजर के साथ या मैनेजर के साथ, वो आपकी जो तो माजी में दे दी सैलरियां वो संक होगी, जो मुस्तकबिल में देनी है वो सारी कमिटेड कॉस्ट। समझ आ रही है? और एनुअल सैलरी, अगर उसको डिसीजन की वजह से कोई इंक्रीमेंटल सैलरी दे रहे हैं ना, इजाफी सैलरी, तो वो रेलेवेंट होगी। उसे हम कहते हैं ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इस दफा आपको एक सैलरी एज अ बोनस देंगे हम। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक सैलरी क्या देंगे? वो बोनस रेलेवेंट होगा। उसकी पुरानी सैलरियां रेलेवेंट नहीं होगी, वो संक हाँ वो संक है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? ये अवॉइडेबल का उल्टा है। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या थी? ऐसी कोई कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से क्या हो जाए। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होगी जो डिसीजन की वजह से सेव ना हो सके, सेव करना भी चाहे तो ना हो सके। सेव ना हो सके, ठीक है। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हम सप्लायर को चेंज करें ताकि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल परचेज कर सके। सिचुएशन ये है कि हम सप्लायर चेंज करें या ना करें। आप सप्लायर को चेंज करेंगे तो आपका प्रेजेंट वेस्टेज 5% होता था, मटेरियल कितने परसेंट ज़ाया होता था? जब आप सप्लायर चेंज करेंगे तो वो कहता है सप्लायर चेंज करने के बाद आपकी जो मटेरियल की वेस्टेज है वो 2% रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? तो जो 3% वेस्टेज कम होगी ना, वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। रिमेनिंग जो 2% नहीं कम हो गई वो क्या है? तो जो रेलेवेंट पोर्शन है ना, वो कितना है? 3% रेलेवेंट है, जितना कम हुई है। समझ आई है? जो 2% नहीं कम हुई वो अनअवॉइडेबल। समझ आ गई आपको? आगे चले। नेक्स्ट है नोशनल कॉस्ट। अगली कॉस्ट कौन सी होती है? नोशनल कॉस्ट। सवाल करते हुए बहुत कम चांस है कि ये कॉस्ट आपको पहचाननी पड़े। सवाल को नहीं पढ़ के पता चल रहा होता है कि रेलिवेंट है कि नहीं। ये नाम लिखने शायद कम पड़ते हैं। नोशनल कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट हैं जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए ली जाती हैं और मोस्टली कैश में पे नहीं होती। ऐसे तमाम खर्चे जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए लिए जाते हैं, तमाम वो खर्चे जो किस पर्पस के लिए लिए जाते हैं? अकाउंटिंग पर्पस। एज्यूम कॉस्ट कहते हैं। नोशनल का मतलब होता है एज्यूम खर्चा, जो पे तो नहीं करना है लेकिन अकाउंटेंट कहता है ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालना, तो इसके लिए जरूरी है। इसमें वो तमाम आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएंगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। नए एसेट की बात नहीं कर रहा। बिजनेस के जितने भी पुराने एसेट्स हैं, नए का रूल आया अलग है, तमाम पुराने एसेट्स की डेप्रिसिएशन इसमें आ जाएगी। तमाम जो अकाउंटेंट वो लेता है। प्रोविजंस, पता ना प्रोविजंस? बताओ कोई 5 प्रोविजन, कौन कौन सी प्रोविजंस होती है? 5 प्रोविजंस के नाम बताओ।
एक हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। दूसरी रिटर्न्स पे नहीं, हाँ रिपेयर एंड वारंटी कॉस्ट के लिए प्रोविजन, और टैक्स की प्रोविजन भी होती है कोई, प्रोविजन फॉर टैक्स, तीन होगी। और कोई भी लीगल केस चल रहा हो उसके बारे में अगर आपको वो पता नहीं प्रोबेबल या वो क्या आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है कोई, या वो मुझे नहीं पता क्या मेरा एरिया नहीं है, लेकिन वो आप कभी कभार कोई भी लिटिगेशन चल रही हो ना उसके लिए भी आप लीगल पता नहीं को खर्चों के लिए भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो क्या होती है, मशीन उखाड़नी है, डिसमेंटलिंग, ठीक है शाबाश। सारी प्रोविजन साइड पे करो, एज अ डिसीजन मेकर आपको किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। इसी तरह वो जो आप लेते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, इसी तरह वो जो आप लेते हैं वो क्या कहते हैं उसको, डेप्रिसिएशन की रिप्लेसमेंट होती है। क्या फर्क होता है डेप्रिसिएशन में और अमोर्टाइजेशन में, बताओ लड़की, अकाउंटिंग चेक कर रहा हूँ तुम्हारी, बताओ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या फर्क होता है, बोलना नहीं, बाकी उन्हें पता है, नहीं पता, नहीं पता, हाँ भी आपको पता है, वैसे पूछ रहा हूँ, हमारा एरिया नहीं है, वैसे ही तंग कर रहा हूँ आपको। नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में फर्क पता है, अभी पढ़ के आई हो, पढ़ा है वैसे आपने कभी अमोर्टाइजेशन का लफ्ज़ पढ़ा है? हाँ जी बताएं। नॉन करंट एसेट्स में दो तरह के होते हैं, आपको पता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है, टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन है, पहुंच गई है वो, लेकिन वो आप थोड़ा सा गलत कर गई हैं। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल की होती है, टैक्स में भी पढ़ते हैं बच्चे। तो डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की, ठीक है। एक डिप्लीशन भी होती है, वो क्या होती है, किसी ने कहा है सीमेंट की कहां से होती है, याद रखें नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन होती है, ठीक है। खेड़ा माइन से हम निकाली जा रहे हैं, वो क्या क्या है, क्या निकाल रहे हैं वहां से, नमक निकाल रहे हैं, सॉल्ट, तो वो डिप्लीट हो रही है ऐसा ऐसा, ठीक है, एक वक्त आएगा। सुई के मकाम, सुई का मकाम कहाँ है, बलोचिस्तान में, जहाँ से सुई गैस निकल रही है, तो वो वहां से वो रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है। चलो आगे चलो, दबा मारो, हमें क्या जरूरत है ये चीजें लिखने की, वैसे बता रहा हूँ। ये सारी आपकी नोशनल कॉस्ट, ये वो सारी अनअवॉइडेबल संग, इवन आप वो जो लेते हैं रीवैल्यूएशन, सरप्लस ले आए या लॉस ले आए जो मर्जी, मैंने नहीं पता, रीवैल्यूएशन जो आपने किया सारी दो नंबर ही है, ये सब दो नंबर। एज अ डिसीजन मेकर, एज एन अकाउंटेंट तो मैं भी कहूंगा बेटा ये करना है कॉस्ट मॉडल से, रीवैल्यूएशन मॉडल के, अभी मैं कहूंगा मारो गोला, हमारे लिए ये चीजें रेलेवेंट नहीं। हो गया मुकम्मल, चलो भी बताओ रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी हैं, रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी हैं, एक एक लाइन में बताना है जी। सादा जबान में नाम बताओ और सादा जबान में बता दो, तुम समझ लो किसी को बता रहे हो रेलेवेंट कॉस्ट चार तरह की होती है, कौन कौन सी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है, स्पेशल ऑर्डर ना कहें, जरूरी नहीं है हमेशा स्पेशल ऑर्डर ही हो, ये तो आगे भी पढ़ना है, तो आपका डिसीजन की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, वो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। डिसीजन स्पेशल ऑर्डर मैं मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। आगे और जी, किस वजह से सेव हो रही है, डिसीजन की वजह से, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन की वजह से, सब में डिसीजन की वजह से साथ रखना है, डिसीजन की वजह से। आगे वो तेरी खैर हीरो कंट्रीब्यूशन कितों लाया था, अर्ली भी बेचे पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दोबारा बता सारी, मैं तेरी जान नहीं छड़ रही, मैं बल्कि अभी बता के आया हूँ यार, चार कॉस्ट बताओ चलो, ठीक है चार हो गई, हूँ 10 इंक्रीमेंटल की होंगी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ही नहीं रहा, नहीं मैं देख यार, बस तुम बताई जाओ मुझे,
हाँ ठीक है, आगे। ठीक है, डिसीजन की वजह से सेव हो रही है, आगे। कोई भी कॉस्ट में डिसीजन की वजह से चेंज, इजाफा भी हो सकता है चेंज, आगे। और थोड़ी खैर हो जाए, दफा मार इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक चीज को करने के लिए बता। हमारी डेफिनेशन क्या है? तेरी मेहरबानी, अकाउंट इकोनॉमिक्स वाली दफा मार। हाँ, एक अगला अच्छा काम करने के लिए पिछला काम छोड़ देना है, सारी फजूल डेफिनेशन है। उन्होंने केड़ा न्यूमेरिकल कराना होता है? इकोनॉमिक्स वालों ने न्यूमेरिकल नहीं कराना होता, उन्होंने तो थ्योरी झाड़ गए, उग गए। तो क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन? दसो पॉइंट। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी। मैं कहानियां सुनाई जा रहे थे, दूसरी बैठे थे है सिनेमा वेखन आयो। बताओ, डिसीजन की वजह से कोई भी फ्यूचर में मिलने वाला कैश में मिलने वाला फ्यूचर बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू डिसीजन, बस। फ्यूचर बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू डिसीजन। सादी सादी बातें बता रहे हो, तुझे पता नहीं की करी जाती। हाँ भाईजान, इररिलेवेंट कॉस्ट में बताओ कौन कौन सी है? शाबाश। संक कॉस्ट, अनअवॉइडेबल, नोशनल और कमिटेड। चार तरह के। संक क्या होती है? तो माजी में आपने डिसीजन मेकिंग से पहले खर्चा प्रोजेक्ट के लिए जो भी है माजी में पे कर दिया होगा, आगे। कमिटेड, एग्रीमेंट माजी में हो चुका है जी, बिल्कुल। और अनअवॉइडेबल और नोशनल, अकाउंटिंग पर्पस के लिए ली गई है। तमाम वो कॉल जो किस पर्पस के लिए ली गई है? अकाउंटिंग पर्पस के लिए। इसमें एक और चीज ऐड कर ले, फिक्स्ड एफओएच, ये भी नोशनल कॉस्ट है। किसी को पता है फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब क्या होते हैं? किसी को पता हो फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब क्या होते हैं? कोई बच्चा, ये वैसे मैंने पता आपने पढ़ा हुआ है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ा है, एफओएच का चैप्टर पढ़ा है। क्या होते हैं फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब क्या होते हैं? सब नहीं बोलेंगे, कोई एक बताएं जी। कौन, आप बताना चाह रही हैं? तो गुड़मुड़ कर गई हैं जी। फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब क्या होते हैं? खवातीन में से कोई और? एस्टिमेटेड इन पास, गलत। और हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर भी पढ़ा हुआ है और एफओएच का भी, तो हमें केयरफुल रहना है जी बेटा। गलत कर गई हो। साल के दौरान वाली बात सही है, रेट वाली भी बात सही है, आगे आपने को बजटेड वाली जो बात की है वो गलत है। हाँ जी, जब भी हम कोई एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो रेट की बेस पर जो एफओएच प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्ट एब्जॉर्ब का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एफओएच के एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से हम जो प्रोडक्ट्स में एफओएच क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। वो रेलेवेंट नहीं होते, क्योंकि वो बिजनेस के एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट तकसीम हो रही है। समझ आ रही है? फिक्स्ड एफओएच एग्जिस्टिंग तकसीम हो रहे होते हैं रेट की मदद से। तो फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब क्या होते हैं? ड्यूरिंग द पीरियड, स्टार्ट वाली गलत है, स्टार्ट में रेट निकलता है। ड्यूरिंग द पीरियड हम रेट की मदद से एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर, एक्चुअल प्रोडक्ट्स के अंदर फिक्स्ड एफओएच को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, डिवाइड करते हैं। एब्जॉर्ब तो वही लफ्ज है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो, कोई मसला नहीं, आ जाए, रिवाइज हो जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा, अभी पढ़ा नहीं आपने। नेक्स्ट हमने अब आगे चलते हैं जी। हमने अब बात करनी है स्पेसिफिक, इस पर आ जाएंगे। ये जो मैंने कहा था, आपने रेलेवेंट कॉस्ट किस किस की निकालनी है? मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम स्पेसिफिक रूल्स की तरफ आएंगे। ये रूल अब आपने मेन याद रखने हैं। तो सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स कैसे निकालनी है? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स कैसे निकालनी है? ये रूल अब आपने याद रखना है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। ये जरा आसान है, इसीलिए ये मैं पहले बता रहा हूँ। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स कैसे निकालनी है? ओवरहेड्स में दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स
और दूसरे कौन से होते हैं? ओ, फिक्स्ड ओवरहेड्स। एफओच भी हो सकते हैं, सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है। कितनी तरह के ओवरहेड्स होते हैं? दो तरह के, वेरिएबल ओवरहेड्स और दूसरे कौन से होते हैं? दोनों में फर्क किसी को पता हो आम अकाउंटिंग में, या पहले जो पढ़ी अभी तक अकाउंटिंग, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड में क्या फर्क है? चैप्टर 1 में पढ़ा था जी, बताएं बच्ची, याद है कुछ? क्या याद है, बताएं। आपको कहना चाहिए था, बात आप वही सही कर रही हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव सही नहीं है, चुनाव सही नहीं है। वॉल्यूम पे डिपेंड जो करते हैं ना, जो वॉल्यूम के चेंज होने के साथ चेंज होने वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं? और वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के चेंज होने के साथ चेंज ना हो पाए, वो फिक्स होती है मोस्टली। ठीक है, मार्जिनल की डेफिनेशन के मुताबिक चले तो वो जो वॉल्यूम के साथ चेंज होते हैं, जो हर अगले यूनिट पे चेंज होंगे, वो कौन से हैं? वेरिएबल। तो ये वॉल्यूम के साथ चेंज होते हैं, ये वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होते, हर दफा चेंज नहीं होते, खास हालात में चेंज हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं। तो वो कहता है जी, वेरिएबल ओवरहेड्स जो होंगे ना, जितने भी वेरिएबल ओवरहेड होंगे, वो हमारी डिसीजन मेकिंग में ऑलवेज रेलेवेंट होंगे, क्योंकि अगर आप स्पेशल ऑर्डर करेंगे तो वेरिएबल हो जाए इनकर हो जाएंगे, और अगर स्पेशल ऑर्डर नहीं करेंगे तो आपकी वो वाली वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी, ये ऑलवेज रेलेवेंट होंगे, कैसे मर्जी दिए हो। वो कहता है वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल ओवरहेड, और आप एक स्पेशल ऑर्डर की रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं जिसमें 1000 यूनिट बनाने हैं। कितने यूनिट बनाने हैं? तो वो जो 5 रुपए पर यूनिट के वेरिएबल ओवरहेड है, उसको हम पुराने यूनिट से जरब देने की बजाय स्पेशल ऑर्डर के यूनिट से जरब देंगे, तो वो स्पेशल ऑर्डर के रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स निकल आए। समझ आ रही है? यानी रेट पुराने वाला ही होगा, 5 रुपए पर यूनिट, लेकिन यूनिट्स कौन से लेंगे? तो वो स्पेशल ऑर्डर के वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड जैसे भी दिए हो, चाहे पर यूनिट दिए हो, चाहे पर आवर दिए हो, चाहे परसेंटेज में दिए हो, जैसे भी दिए हो, हमेशा वेरिएबल ओवरहेड विल बी रेलेवेंट। मसला ज्यादा किसका होता है? फिक्स्ड ओवरहेड का होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम की वजह से चेंज ज्यादातर नहीं होते। तो ये दो तरह के फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड्स। कौन से फिक्स्ड ओवरहेड? जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड, जिन्हें एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड भी कहते हैं। और एक होते हैं एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनको ही एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड भी कहते हैं। एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड या एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड। एट्रीब्यूटेबल और जर्नल में क्या फर्क है? ये बिजनेस के एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट होती है, ये जो जर्नल वाली है ये बिजनेस की कौन सी कॉस्ट होती है, और ये जो एट्रीब्यूटेबल है ये वो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं जो आपके डिसीजन की वजह से क्या होंगे? एडिशनल होंगे, डिसीजन की वजह से होंगे एडिशनल। समझ आ रही है? डिसीजन की वजह से एडिशनल होंगे, ये एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ड्यू टू। ये जो एट्रीब्यूटेबल वाले हैं ना, एट्रीब्यूटेबल या एडिशनल वाले, ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी क्योंकि ये डिसीजन की वजह से होंगे, फ्यूचर में होंगे, कैश में देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो बिजनेस के एग्जिस्टिंग वाले फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ना, ये कभी भी रेलेवेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं रेलेवेंट होंगे? क्योंकि ये आपके स्पेशल ऑर्डर या आपके डिसीजन की वजह से नहीं हो रहे, ये तो बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं पहले से, ये उनकी वजह से हो रहा है। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड। और इनको प्रोडक्ट्स में तकसीम करके देता है वो, तो इसी को वो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड। इन्हीं को फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड भी कहते हैं। ये नाम जब आएंगे तो आप इसको रेलेवेंट बनाना चाहेंगे तो मैं कहूंगा ये हमेशा रेलेवेंट इसी के नाम है। और फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शन, ये तीनों नामों का मतलब एक ही है कि एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड को तकसीम करके अकाउंटेंट लिख रहा होता है, ये रेलेवेंट नहीं है जी। जी, हर हर हाल में नहीं, अगर इजाफा हो जाए तो रेलेवेंट है। इजाफी वाले, इजाफी वाले वो रेलेवेंट है, बाकी नहीं। समझ आ रही है? सिर्फ कौन से वाले? इजाफी वाले या एट्रीब्यूटेबल जिसे कहते हैं।
समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो फिक्स रेंट है वो 90,000 रुपए है पर मंथ। कितना है जी? एग्जिस्टिंग रेंट 90,000 रुपए पर मंथ है। एग्जिस्टिंग रेंट कितना है? अब ये रेंट जो होता है ये नॉर्मली ये जो पर मंथ वाला है ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। वो आपसे कहता है कि जब आप डिसीजन इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके रेंट में 20,000 रुपए पर मंथ का इजाफा होगा। कितने का? अब ये जो 20,000 रुपए पर मंथ का इजाफा होगा ये भी आपका फिक्स रेंट ही है, लेकिन ये एडिशनल वाला है और ये आपके डिसीजन की वजह से हो रहा है, ये रेलेवेंट हो। ठीक है, हमेशा नहीं होता कुछ भी चीज, डिसीजन मेकिंग में कोई चीज हमेशा नहीं होती। नहीं समझ आ रही? डिसीजन मेकिंग में कोई चीज हमेशा सिचुएशनल होती है, हमेशा वाली बात नहीं होती। हमेशा वाली बात वेरिएबल में तो आ सकती है। फिक्स्ड ओवरहेड में जर्नल फिक्स, एग्जिस्टिंग फिक्स, कोई भी ऐसा फिक्स्ड ओवरहेड जिसमें से स्मेल आ रही हो कि ये बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं है, ये बिजनेस की एग्जिस्टिंग है, तो वो छोड़ देने हैं। और अगर स्मेल ये आ रही हो कि ये डिसीजन की वजह से इजाफी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो वाले आपने सारे ले लेने हैं, चाहे कोई एडिशनल रेंट है, चाहे कोई एडिशनल सुपरवाइजर की सैलरी है, चाहे कोई एडिशनल बोनस किसी को दे रहे हैं, चाहे कोई एडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी एडिशनल खर्चा जो आपको डिसीजन की वजह से करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स याद कर लेंगे, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आखिरी चीज है, फिर हम ऑफ कर रहे हैं क्लास। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये भी पूरा नहीं कराऊंगा, बस को 5-7 मिनट बताऊंगा। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालनी है? रॉ मटेरियल, याद रखें हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको रॉ मटेरियल जो भी चाहिए, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालते हैं? तो इसकी दो मेन पॉसिबिलिटीज होती हैं बेटा, दो मेन के अंदर बड़ी हैं बात कि बाकी दो मेन पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप रॉ मटेरियल इंटरनली खुद प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट में लगा देते हैं। कोई भी स्पेशल ऑर्डर आता है, कोई भी आता है काम, आप उसके लिए रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? यानी रॉ प्रोडक्ट भी खुद प्रोड्यूस करते हैं और रॉ मटेरियल भी खुद प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट तो आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल आप एक्सटर्नल सप्लायर से क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हमारा इदारा रॉ मटेरियल को इंटरनली प्रोड्यूस करता होगा, हमारा इदारा रॉ मटेरियल को इंटरनली प्रोड्यूस करता है। मैं प्रोडक्ट की मिसाल नहीं दे रहा, किसकी बात कर रहा हूँ? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल या तो आपका इदारा इंटरनली प्रोड्यूस करता होगा, या आपका इदारा रॉ मटेरियल क्या करता होगा? एक्सटर्नली परचेज करता होगा सप्लायर से। अगर आपका इदारा रॉ मटेरियल इंटरनली प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल इंटरनली क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में फिर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? हाँ जी, जितना भी उसको प्रोड्यूस करने पे खर्चा है, जितना भी उस रॉ मटेरियल को, तो रॉ मटेरियल किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के जो खर्चे होते हैं वो आप सबको पता है। तो इस केस में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ना रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने का खर्चा जो होगा वो रेलेवेंट होगी। मटेरियल को प्रोड्यूस करने का खर्चा रेलेवेंट होगा। अगर आपका इदारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूस करने का खर्चा रेलेवेंट होगा। अब प्रोड्यूस करने के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में रॉ मटेरियल लग सकता है, लेबर कॉस्ट लग सकती है, वेरिएबल एफओच लग सकते हैं। फिक्स्ड एफओच पे जरा ध्यान रखना है, वो एट्रीब्यूटेबल या एडिशनल वाले लग सकते हैं, बिजनेस के एग्जिस्टिंग वाले नहीं लेने, कोई एट्रीब्यूटेबल या एडिशनल, ये मेन है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये जो फिक्स है ना, इन पे सवालिया निशान है, स्टैटिक है, हमेशा ये नहीं होंगे, लेकिन ये ऊपर वाली तीन हमेशा आएंगी। जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लाजमी होगी। ये तीनों वेरिएबल है, ये तीनों कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल प्रोडक्शन। जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होगी ये तीनों लाजमी लिखनी है, कहे ना कहे ये तीनों लाजमी होगी। चौथी वाली तो ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होगी। एडिशनल लिखा मैंने, एडिशनल की बजाय मैं एट्रीब्यूटेबल भी लिख सकता था,
क्या लिख सकता था? तो ये रेलेवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप रॉ मटेरियल सप्लायर से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो इसके आगे आपके पास 3 सिचुएशन है मेन। तीनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, और ये सिचुएशन आपको सवाल में दी होगी। सिचुएशन रट्टा नहीं लगानी, सिचुएशन के नीचे जो ये रेलेवेंट इररेलेवेंट बता रहा हूँ वो आपने याद रखना। सिचुएशन क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी जी। आप कोई भी स्पेशल ऑर्डर आता है, कोई भी डिसीजन होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लायर से क्या करते हैं, और इस दफा जो आपने स्पेशल ऑर्डर आया या डिसीजन आया उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लायर से और परचेज करते हैं, जो वो आपके स्टोर में नहीं अवेलेबल था। यानी जो रॉ मटेरियल आप सप्लायर से खरीदते हैं ना, वो रॉ मटेरियल स्टोर में अवेलेबल नहीं था। हाँ जी, आपको स्पेशल ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल स्पेशल ऑर्डर के लिए जो चाहिए वो स्टोर में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? हाँ जी, अगर सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और वो उस वक्त स्टोर में मौजूद ना हो, खत्म हो चुका हो, तो फिर इस केस में आप अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे? परचेज करेंगे सप्लायर से। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? हाँ जी, जितना भी परचेज करने का खर्चा होगा वो रेलेवेंट होगा। तो जो करंट परचेज कॉस्ट है, माजी की नहीं, करंट मार्केट से परचेज करने की जो करंट परचेज कॉस्ट है वो रेलेवेंट होगी, कि अगर आज ही परचेज करें तो कितने का आएगा, मार्केट से जितने का आज परचेज हो सकता है, करंट परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। परचेज कॉस्ट को, यानी जब भी मैं आपसे कह दूं कि आप मटेरियल सप्लायर से खरीदते हैं और मटेरियल स्पेशल ऑर्डर के लिए है ही नहीं, तो क्या करें? उस केस में आप स्टोर में ना जाएं, है ही नहीं स्टोर में, तो फिर आप कहाँ से परचेज करेंगे? सप्लायर से परचेज करेंगे, ठीक है। अगर आपका मटेरियल स्टोर में अवेलेबल ना हो, तो जिस डिसीजन के लिए आपको मटेरियल चाहिए अगर अवेलेबल ना हो, तो आप वो सप्लायर से परचेज कर लेंगे। आखिरी बात, आखिरी तो नहीं है वैसे, अभी इसके आगे तीसरी भी है, लेकिन हम आखिरी आज की बात कर रहे हैं। मटेरियल स्टोर में अवेलेबल है, आपके पास मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो वन ऑफ स्पेशल ऑर्डर के लिए नहीं पड़ा हुआ, किसी रेगुलर प्रोडक्ट के लिए पड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ आई आपको? हमारे पास मटेरियल स्टोर में पड़ा है, किसके लिए पड़ा हुआ है? हमारी जो रेगुलर प्रोडक्ट होती है उसके लिए पड़ा है, बेकार नहीं है। अब आपको कोई स्पेशल ऑर्डर आता है तो आप क्या करेंगे? जो रेगुलर पड़ा हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उससे आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए आप रेगुलर प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल पड़ा होगा उसको नहीं छेड़ेंगे। अगर उसने लिखा हो ना कि मटेरियल रेगुलर यूज का है, तो आपके लिए वो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि आपको स्पेशल ऑर्डर कभी कभार मिलना है। रेगुलर प्रोडक्ट तो आपकी हर रोज हर महीने बननी है। तो अगर आपका स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल चाहिए और वो स्टोर में रेगुलर मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उस रेगुलर को ना डिस्टर्ब करें। आप अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल दोबारा कहाँ से परचेज कर लें? हाँ जी, कहाँ से परचेज कर लें? सप्लायर से। पड़े हुए को यूज नहीं कर रहे हम, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो बेकार नहीं है, वो बेकार नहीं पड़ा हुआ, रेगुलर यूज के लिए है। तो स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल जब बाजार से लेंगे तो अगेन आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? करंट। अभी तक मैंने 3 रेलेवेंट कॉस्ट बताई हैं। खुद बनाते हो मटेरियल तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? खुद बनाते हो मटेरियल तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अगर बाजार से परचेज करते हो और मटेरियल स्टोर में ना हो, तो परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होगी। अगर आप बाजार से लेते हो लेकिन वो मटेरियल इस वक्त स्टोर में पड़ा भी हुआ है, लेकिन वो पड़ा किसके लिए हुआ है? रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा है, रेगुलर प्रोडक्ट के लिए पड़ा है, तो कोई मसला नहीं, हम रेगुलर प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल बाजार से क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। आखिरी सिचुएशन नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो आपने ये जितने रूल शूल मैंने बताए हैं, ये नोट्स ले ले जाके रेलेवेंट कॉस्टिंग के, उसमें से पढ़ ले। और आपने जो याद करना है वो क्या है? ये फॉर्मेट याद करना है, याद होना चाहिए। ये ना हो मैं फॉर्मेट पूछूं तो आपके अच्छा देख के बताता हूँ, तो ये फॉर्मेट याद हो और आपको ये याद हो, क्या नाम है, ये ये तो ठीक है, इतना वो मसला नहीं। ये रूल याद हो जो मैं नीचे ये रूल लिख रहा हूँ। सिचुएशन याद ना हो, सिचुएशन मैं बताऊंगा या सवाल बताएगा, रूल आपको आना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको रूल आना चाहिए। रूल सिचुएशन नहीं रट्टा लगानी, सिचुएशन आपने सवाल में दी होगी, लेकिन वो सिचुएशन पढ़ के समझना आपका काम है। तो आपको रूल याद होना चाहिए कि अगर मटेरियल स्टोर में नहीं पड़ा तो फिर क्या होता है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। अगर मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है और रेगुलर प्रोडक्ट के लिए पड़ा हुआ है तो ये सिचुएशन बताई होगी सवाल में। फिर आपको ये रूल याद रखना है कि स्टोर में अगर रेगुलर यूज के लिए पड़ा है तो हमारी परचेज होती है, इसलिए करंट परचेज कॉस्ट रेलेवेंट है ये। ठीक है, चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज।